निकाह के 3 साल बाद जब 28 वर्षीय फरहीन बानो को बच्चा नहीं हुआ तो वह पति गुलफाम की मर्दानगी पर ही सवाल उठाने लगी। इसी दौरान पति से बगावत कर अपनी उम्र से छोटे भतीजे आमिर से संबंध बना लिए। उससे उसे बच्चा तो नहीं मिला, लेकिन उसके जीवन में ऐसा कुछ हो गया कि। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ठाकरे आपका अपने इस परिवार में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, कहानी में लास्ट तक बने रहे और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल पर एक नया कंटेंट शुरू कर रहा हूं, इसमें आपके जो भी कमेंट होंगे उनका जवाब वीडियो के लास्ट में जरूर दिया जाएगा, तो दोस्तों कमेंट जरूर करें। क्योंकि मेरा अभी यह चैनल नया है इसलिए मुझे आपके सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है, कृपया अपना सहयोग बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं आज की क्राइम की कहानी। निकाह के 3 साल बाद जब 28 वर्षीय फरहीन बानो को बच्चा नहीं हुआ तो वह पति गुलफाम की मर्दानगी पर ही सवाल उठाने लगी। इसी दौरान पति से बगावत कर अपनी उम्र से छोटे भतीजे आमिर से संबंध बना लिए। उससे उसे बच्चा तो नहीं मिला, लेकिन उसके जीवन में ऐसा कुछ हो गया कि गुलफाम ने बीवी को बेवफाई का सबक सिखाने के लिए पूरी योजना बनाई। उसने अपनी खतरनाक योजना में घर के किसी सदस्य को शामिल नहीं किया। योजना के तहत वह इटावा के कटरा बाजार गया और 200 रुपए में एक तेज धार वाला बांका खरीद लाया और झोले में रख दिया। 3 सितंबर 2024 की सुबह 10 बजे गुलफाम झोले में छिपा कर रखा गया बांका लेकर घर से निकला, फिर उजदी स्थित शराब ठेके पर पहुंचा। वहां उसने शराब पी, फिर कुछ देर तक बकझक करता रहा। लगभग 12 बजे गुलफाम नशे की हालत में अपनी ससुराल नई बस्ती कटरा शमशेर खां इटावा पहुंचा। उस समय उसकी पत्नी फरहीन बानो अपनी बहन रूबी की मासूम बेटी जोया से बातचीत कर रही थी। उसके माँ व भाई काम पर गए थे और बहन रूबी पड़ोस में किसी काम से गई थी। शौहर गुलफाम को नशे की हालत में देखकर फरहीन सिहर उठी। वह वहां से उठकर कमरे में चली गई तो पीछे से गुलफाम भी कमरे में पहुंच गया और उसने कमरा अंदर से बंद कर लिया। फिर वह बोला, फरहीन, मैं तुम्हें आखिरी बार मनाने आया हूं। बोलो, मेरे साथ घर चलोगी या नहीं? मैं एक बार नहीं 100 बार कह चुकी हूं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। पता नहीं क्यों बेशर्म बनकर यहां कुत्ते की तरह पूंछ हिलाते हुए चले आते हो। फरहीन गुस्से से बोली, यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? गुलफाम ने पूछा। हाँ, यह मेरा आखिरी फैसला है, फरहीन ने जवाब दिया। तो अब मेरा फैसला भी सुन ले। यदि तू मेरी बीवी बनकर नहीं रह सकती तो मैं तुझे किसी और की बीवी भी नहीं बनने दूंगा। तुझ जैसी बेवफा औरत को आज मैं सबक सिखाकर ही दम लूंगा। कहकर गुलफाम ने झोले से बांका निकाल लिया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। शौहर के रूप में साक्षात मौत देखकर फरहीन बचाओ बचाओ चीखने लगी। उसकी चीख सुनकर उसकी बहन रूबी आ गई। अब तक गुलफाम हमलावर हो चुका था। उसने बाकी से कई बार फरहीन के सिर, गर्दन व शरीर के अन्य हिस्सों पर किए। बचाव में फरहीन के दोनों हाथों की अंगुलियां भी कट गई थी और वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गई थी। बहन रूबी ने यह सब नजारा खिड़की से देखा था। उसने सोचा गुलफाम भाग न जाए, इसलिए उसने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और फिर मां, भाइयों व पुलिस को सूचना दी। सूचना पाते ही सदर कोतवाल विक्रम सिंह कुछ पुलिसकर्मियों को लेकर मौके पर पहुंच गए। हमलावर गुलफाम कमरे में बंद था। पुलिस ने उसे बाहर निकाला। कोतवाल विक्रम सिंह ने उसे आला कत्ल बांका सहित हिरासत में ले लिया। फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया और सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को भी दे दी। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए। कुछ देर में एसएसपी इटावा संजय कुमार वर्मा, एएसपी अमरनाथ त्रिपाठी और डीएसपी अमित कुमार सिंह भी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। कमरे के अंदर एक युवती मरणासन स्थिति में पड़ी थी। वहां मौजूद तहमीदा ने बताया कि वह उसकी बेटी फरहीन बानो है और हमलावर गुलफाम उसका दामाद है। फरहीन के शरीर पर आधा दर्जन घाव थे। पुलिस अधिकारियों ने फरहीन बानो को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने घटना की प्रत्यक्षदर्शी गवाह मृतका की बहन रूबी से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह पड़ोस में गई थी। बहन के चीखने की आवाज सुनकर वह घर आई तो कमरे में गुलफाम उसकी बहन पर हमलावर था। वह बांके से प्रहार कर रहा था। गुलफाम बहन की हत्या कर भाग न जाए, इसलिए उसने बाहर से कमरे को बंद कर दिया। पुलिस आरोपी गुलफाम को थाने ले आए।
उससे वारदात के बारे में पूछताछ की तो उसने पत्नी फरहीन बानो की हत्या की जो कहानी बताई वह अवैध संबंधों की चाशनी में सराबोर निकली। उत्तर प्रदेश के जिला औरैया का एक कस्बा है दिव्यापुर। रेलवे में यह फफूंद स्टेशन के नाम से जाना जाता है। इसी कस्बे के नहर पुल के समीप लाल मोहम्मद वारिसी सपरिवार रहते थे। उसके परिवार में बीवी तहमीदा बानो के अलावा 4 बेटे नासिर, वाजिद, वारिस, साबिर तथा 4 बेटियां वहीदा, फरहीन, रूबी व शमीम थीं। लाल मोहम्मद कबाड़ का धंधा करते थे। इसी से ही वह अपने भारी भरकम परिवार का पालन पोषण करता था। लाल मोहम्मद के बच्चे जब बड़े हुए तो वे भी उसके धंधे में हाथ बटाने लगे। इससे उनकी आमदनी बढ़ी और परिवार खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगा। वारिसी परिवार के ही कुछ लोग उनसे जलते थे, जिससे वे लोग अक्सर बात बेबात झगड़ते रहते थे, बेटियों को भी तंग करते थे। आखिर परेशान होकर लाल मोहम्मद के परिवार ने वहां से हट जाने का निश्चय कर लिया। वर्ष 2017 में उन्होंने दिव्यापुर कस्बा छोड़ दिया और इटावा शहर आ गए। यहां उन्होंने सदर कोतवाली क्षेत्र के नई बस्ती कटरा शमशेर खां मोहल्ले में एक मकान किराए पर ले लिया और सपरिवार रहने लगे। अब तक उनके बच्चे जवान हो चुके थे, इसलिए वह अपना कारोबार करने लगे थे। 2 बेटे नासिर व वाजिद अलग हो गए थे। वे अपना घर बसाकर अलग रहने लगे। लाल मोहम्मद बड़ी बेटी वहीदा का भी निकाह कर चुके थे। वहीदा से छोटी फरहीन बानो थी। वह अपनी अन्य बहनों से ज्यादा खूबसूरत तथा निपुण थी। वह ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन उसकी बातों से लोग यही समझते थे कि वह अच्छी खासी पढ़ी लिखी है। हालांकि 5 जमात पास करने के बाद फरहीन बानो आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन अम्मी तहमीदा ने साफ मना कर दिया था। उसके बाद उसने भी चुप्पी साध ली और अम्मी के घरेलू काम में हाथ बटाने लगी थी। फरहीन बानो शरीर से स्वस्थ व चेहरे मोहरे से खूबसूरत दिखती थी। वह जब भी घर से हाट बाजार के लिए निकलती, हम उम्र लड़के उसे देखकर फिक्रे कसते, लेकिन फरहीन बानो उन आवारा लड़कों को लिफ्ट नहीं देती थी। लाल मोहम्मद व उसकी बीवी तहमीदा वारिसी को भी एहसास हो गया था कि उनकी बेटी जवान हो गई है, अतः वह उसके योग्य लड़के की तलाश में जुट गए। लेकिन इसी बीच लाल मोहम्मद गंभीर बीमार पड़ गए। उसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई। शौहर की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी तहमीदा वारिसी पर आ गई। वह अपने बेटे वारिस व साबिर की मदद से परिवार को संभालने लगी। तहमीदा वारिसी को जवान बेटी फरहीन बानो के निकाह की चिंता सता रही थी। वह इज्जत के साथ उसके हाथ पीले कर उसे ससुराल भेज देना चाहती थी। इसके लिए वह जी जान से जुटी थी। एक रोज एक करीबी रिश्तेदार ने तहमीदा वारिसी को गुलफाम के बारे में बताया। गुलफाम को तहमीदा ने देखा तो उसे अपनी बेटी फरहीन बानो के लिए पसंद कर लिया। गुलफाम उत्तर प्रदेश के ही शहर इटावा की सदर कोतवाली के मोहल्ला उजदी में रहता था। गल्ला मंडी में वह सब्जी का ठेला लगाता था। फेरी लगाकर भी सब्जी बेचता था। उसके माँ बाप का इंतकाल हो चुका था। बस भाई अनवर था जो परिवार के साथ अलग मकान में रहता था। न सास ससुर के तानों का झंझट था और न ही जेठ जेठानी के झगड़ों का। गुलफाम भी स्वस्थ और कमाऊ था। तहमीदा वारिसी ने सोचा कि ससुराल जाते ही उसकी बेटी घर की मालकिन बन जाएगी। अतः अगस्त 2018 की 13 तारीख को तहमीदा वारिसी ने फरहीन बानो का निकाह गुलफाम के साथ कर दिया। फरहीन बानो निकाह के बाद गुलफाम की जीनत बनकर अपनी ससुराल आ गई। ससुराल आते ही फरहीन ने घर संभाल लिया। गुलफाम हर तरह से बीवी का ख्याल रखता था। वह जिस चीज की डिमांड करती गुलफाम उसे पूरा करता था। वह उसे कभी भी सैर सपाटे के लिए भी ले जाता। गुलफाम मेहनती इंसान था। वह सुबह उठकर सब्जी मंडी जाता और 8 बजे के आसपास सब्जी खरीदकर वापस आता। फिर मियां बीवी मिलकर ठेले पर सब्जी सजाते। उसके बाद नाश्ता कर गुलफाम सब्जी का ठेला लेकर फेरी पर निकल जाता। शौहर के जाने के बाद फरहीन बानो घर का काम निपटाती, फिर खाना पकाकर शौहर के लौटने का इंतजार करने लगती। गुलफाम लगभग 2 बजे वापस लौटता, फिर दोनों साथ बैठकर खाना खाते और खूब बातें करते। इस तरह हंसी खुशी व मौजमस्ती से 3 साल बीत गए। लेकिन इन सालों में फरहीन बानो को कोई औलाद नहीं हुई। औलाद का सुख पाना हर औरत के लिए सौभाग्य की बात होती है, लेकिन फरहीन बानो वंचित थी। उसके मन में सवाल उठने लगे कि आखिर वह इस सुख से क्यों वंचित है। वह ये भी सोचने लगी कि जरूर उसके शौहर में ही कोई कमी है। फरहीन बानो अब उदास रहने लगी। उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया। वह शौहर से लड़ने झगड़ने भी लगी। पत्नी को उदास व स्वभाव में परिवर्तन देखकर गुलफाम सोच में पड़ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि फरहीन उदास क्यों रहती है और क्यों बात बात पर झगड़ती है। आखिर जब उससे नहीं रहा गया तो उसने पूछा, फरहीन, मैं तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखता हूं, फिर तुम मुझसे बेरुखी से पेश क्यों आती हो।
फरहीन बानो शौहर को घूरते हुए बोली, सुख साधन से कोई औरत संतुष्ट नहीं होती, उसे तो संतुष्टि तब मिलती है जब उसकी गोद भरती है। हमारी शादी को 3 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन हमारी अभी भी कोई औलाद नहीं है। घर परिवार की औरतें ताने कसती हैं, वे मुझे बांझ समझने लगी हैं। बीवी की बात सुनकर गुलफाम भी भड़क उठा, इसमें मेरा क्या दोष है? खुदा जब चाहेगा तभी औलाद होगी। मुझे विश्वास है कि वह जरूर हम पर रहम करेगा। तुम परेशान न हो। रही बात औरतों के तानों की तो तुम उस पर ध्यान मत दिया करो। फरहीन गुस्से से बोली, खुदा को बीच में मत लाओ, सारा दोष तुम्हारा ही है। तुम मर्द होते तो एक नहीं 2 औलाद हमारी गोद में अब तक होती। तुम अपना इलाज कराओ, दुआ ताबीज लो, वरना हमारी तुम्हारे साथ नहीं बनेगी। फरहीन ने मर्दानगी पर चोट की तो गुलफाम भी भड़क उठा, मुझ में कोई कमी नहीं है, जो भी कमी है वह सब तुझ में है। इसलिए न मैं इलाज कराऊंगा और न ही किसी फकीर के पास दुआ ताबीज के लिए जाऊंगा। तुझे ही अपना इलाज कराना होगा। इसके बाद तो आए दिन फरहीन और गुलफाम के बीच औलाद न होने को लेकर तकरार होने लगी। कभी भी तकरार इतनी अधिक बढ़ जाती कि दोनों के बीच हाथापाई हो जाती। गुस्से में गुलफाम शराब के ठेके पर जाता और जमकर शराब पीकर लौटता। धीरे धीरे गुलफाम की शराब पीने की लत पड़ गई, वह पक्का शराबी बन गया। अभी तक फरहीन और गुलफाम के बीच औलाद को लेकर ही झगड़ा होता था, लेकिन अब शराब पीने को लेकर भी झगड़ा होने लगा। कभी भी झगड़ा इतना बढ़ जाता कि गुलफाम फरहीन को जानवरों की तरह पीट देता। फरहीन समझ गई कि वह शराबी व नाकाबिल शौहर से कभी औलाद का सुख नहीं पाएगी, अतः वह शौहर से नफरत करने लगी। इन्हीं दिनों फरहीन बानो के घर आमिर का आना जाना शुरू हुआ। रिश्ते में आमिर फरहीन का भतीजा था, वह भी नई बस्ती कटरा शमशेर खां मोहल्ले में रहता था। आमिर शरीर से हृष्ट-पुष्ट तथा सजीला युवक था। वह जो कमाता था अपनी ही फैशन परस्ती में खर्च करता था। फरहीन को वह बुआ कहता था। उम्र में वह फरहीन से छोटा था। 28 साल की बुआ फरहीन बानो से आमिर की खूब पटती थी। बुआ भतीजे के बीच हंसी ठिठौली भी होती थी। आमिर को बुआ की सुंदरता और अल्हड़पन बहुत भाता था। कभी भी वह उसे एकटक प्यार भरी नजरों से देखा करता था। अपनी ओर टकटकी लगाए देखते समय जब कभी फरहीन की नजरें उससे टकरा जाती तो दोनों मुस्कुरा देते थे। आमिर फरहीन के शौहर गुलफाम से ज्यादा स्मार्ट और अच्छी कदकाठी का था। इससे फरहीन का झुकाव आमिर के प्रति बढ़ता गया। फरहीन बानो स्वभाव से मिलनसार थी। आमिर बुआ के प्रति सम्मोहित था। जब दोनों साथ चाय पीने बैठते तब फरहीन उससे खुलकर हंसी मजाक करती। फरहीन का ये व्यवहार धीरे धीरे आमिर को ऐसा बांधने लगा कि उसके मन में फरहीन का सौंदर्य रस पीने की कामना जागने लगी। एक दिन आमिर दोपहर को आया तो फरहीन उसके लिए थाली लेकर आए और जानबूझकर गिराए गए आंचल को ठीक करते हुए बोली, लो आमिर, खाना खा लो, आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। आमिर को बुआ की यह अदा बहुत अच्छी लगी। वह उसका हाथ पकड़कर बोला, बुआ तुम भी अपनी थाली परोस लो, साथ खाने में मजा आएगा। खाना खाते वक्त दोनों के बीच बातों का सिलसिला जुड़ा तो आमिर बोला, बुआ तुम खूबसूरत और खिदमतगार हो, लेकिन फूफा जान तुम्हारी कद्र नहीं करते। मुझे पता है कि अभी तक तुम्हारी गोद सूनी क्यों है। वह अपनी कमजोरी की खींच तुम पर उतारते हैं, लेकिन मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। ये कहकर आमिर ने फरहीन की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। सच में फरहीन शौहर से संतुष्ट नहीं थी। उसे न तो औलाद का सुख मिला था और न ही शारीरिक सुख, जिससे उसका मन विद्रोह कर उठा। उसका मन बेईमान हो चुका था। आखिरकार उसने फैसला कर लिया कि अब वह असंतुष्ट नहीं रहेगी। औलाद के लिए उसे रिश्तों को तार तार क्यों न करना पड़े। उसने ये भी तय कर लिया कि भले ही उसकी कितनी भी बदनामी क्यों न हो, लेकिन वह आमिर का साथ नहीं छोड़ेगी। औरत जब जानबूझकर बर्बादी के रास्ते पर कदम रखती है तो उसे रोक पाना मुश्किल होता है। यही फरहीन बानो के साथ हुआ। फरहीन जवान भी थी और शौहर से असंतुष्ट भी। वह औलाद सुख भी चाहती थी, अतः उसने भतीजे आमिर के साथ नाजायज रिश्ता बनाने का निश्चय कर लिया। आमिर वैसे भी फरहीन का दीवाना था। एक रोज सुबह 9 बजे जैसे ही गुलफाम सब्जी का ठेला लेकर फेरी के लिए निकला, तभी आमिर आ गया। फरहीन उस समय कमरे में चारपाई पर लेटी थी। कमरे में पहुंचते ही वह उसकी खूबसूरती को निहारने लगा। फरहीन को आमिर की आंखों की भाषा पने में देर नहीं लगी। फरहीन ने उसे करीब बैठा लिया और उसका हाथ सहलाने लगी। आमिर के शरीर में हलचल मचने लगी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद होश दुरुस्त हुए तो फरहीन ने आमिर की ओर देखकर कहा, आमिर तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन हमारे बीच रिश्ते की दीवार है। अब मैं इस दीवार को तोड़ना चाहती हूँ। आमिर ललचाई नजरों से देखता हुआ बोला, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा।
तुम अपना बनाओगी तो तुम्हारा ही बनकर रहूंगा, कहकर आमिर ने फरहीन को बाहों में भर लिया। ऐसे ही कस्मेवादों के बीच संकोच की सारी दीवारें कब टूट गईं, दोनों को पता ही नहीं चला। उस दिन के बाद आमिर और फरहीन बिस्तर पर सामाजिक रिश्तों और मान मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाने लगे। वासना की आग ने इनके इन रिश्तों को जलाकर खाक कर दिया। आमिर अपनी बुआ की मोहब्बत में इतना अंधा हो गया कि उसे जब भी मौका मिलता वो फरहीन से मिलन कर लेता। फरहीन भी भतीजे के पौरुष की दीवानी थी। उनके मिलन की किसी को कानो कान खबर नहीं थी। कहते हैं कि वासना का खेल कितनी भी सावधानी से खेला जाए, एक ना एक दिन भांडा फूट ही जाता है। ऐसा ही फरहीन और आमिर के साथ भी हुआ। एक दोपहर पड़ोस में रहने वाली जेठानी खातून ने रंगलिया मना रहे आमिर और फरहीन को चोरी छिपे देख लिया। इसके बाद तो इनकी पापलीला की चर्चा पड़ोस में होने लगी। गुलफाम को जब फरहीन और उसके भतीजे आमिर के नाजायज रिश्तों की जानकारी हुई तो उसका माथा घूम गया। उसने इस बाबत फरहीन से बात की तो उसने नाजायज रिश्तों की बात सिरे से खारिज कर दी। उसने कहा, आमिर उसका भतीजा है, कभी कभार घर आ जाता है तो उससे हंस बोल लेती हूँ। चाय नाश्ता करने के बाद वह चला जाता है। पड़ोसी इसका गलत मतलब निकालते हैं। उन्होंने ही तुम्हारे कान भरे हैं। गुलफाम ने उस समय तो फरहीन की बात मान ली, लेकिन मन में शक पैदा हो गया। इसलिए वह चुपके चुपके बीवी पर नजर रखने लगा। परिणामस्वरूप एक दोपहर गुलफाम ने बुआ भतीजे को रंगे हाथ पकड़ लिया। आमिर तो भाग गया, लेकिन फरहीन की गुलफाम ने जमकर पिटाई की, साथ ही संबंध तोड़ने की चेतावनी दी। लेकिन इस चेतावनी का असर न तो फरहीन पर पड़ा और न ही आमिर पर। हाँ, इतना जरूर हुआ कि अब वे सावधानी बरतने लगे। जिस दिन गुलफाम को पता चलता कि आमिर उसके घर के चक्कर लगा रहा था, उस दिन शराब पीकर वह फरहीन को जानवरों की तरह पीटता और भद्दी भद्दी गालियां बकता। फरहीन शौहर की पिटाई से तंग आ चुकी थी, अतः मार्च 2024 के पहले सप्ताह में गुलफाम को बिना बताए अपने मायके नई बस्ती कटरा शमशेर खां आ गई। उसने माँ व भाइयों को आंसू बहाकर बताया कि गुलफाम शराब पीकर उसे बेतहासा पीटता था, उसे भूखा प्यासा रखता था, चरित्र पर लांछन लगाता था, जिससे उसका ससुराल में जीना दूभर हो गया था। इसलिए वह मायके आ गई। आंसू देखकर माँ व भाइयों ने सहज ही उसकी बातों पर भरोसा कर लिया। माँ ने उसे धैर्य बंधाया और कहा कि गुलफाम जब आएगा तब उसे सबक सिखाएगी, उसे जलील करेगी और माफी मांगने पर भी उसे ससुराल नहीं भेजेगी। इधर गुलफाम घर आया तो फरहीन घर पर नहीं थी। उसने उसे फोन किया, लेकिन फरहीन ने कॉल रिसीव नहीं की। दूसरे ही दिन गुलफाम अपनी ससुराल जा पहुंचा। ससुराल पहुंचते ही गुलफाम की सास तहमीदा वारिसी उस पर बरस पड़ी। गुलफाम, तू इंसान नहीं जानवर है। तू शराब पीकर मेरी बेटी को पीटता था और उसे भूखा प्यासा रखता था। चला जा यहाँ से, वरना अंजाम बुरा होगा। गुलफाम नरमी से बोला, सासू माँ, फरहीन ने आपको जो कुछ बताया वह सब सही नहीं है। फरहीन मेरी इज्जत पर धब्बा लगा रही है। भतीजे आमिर से उसके नाजायज ताल्लुकात हैं। मैंने मना किया तो मुझसे ही उलझ गई। रंगे हाथ पकड़ा तो शराब के नशे में उसे पीट दिया। नाराज होकर वह यहाँ आ गई। गुलफाम ने लाख सफाई दी, लेकिन उसकी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। फरहीन के भाई वारिस व साबिर ने भी गुलफाम को खूब खरी खोटी सुनाई, गालियां भी बकी, धमकी भी दी कि यहाँ से चला जाए वरना कुछ अनर्थ हो जाएगा। ससुराल में अपमान का घूंट पीकर गुलफाम अपने घर वापस आ गया। गम को भुलाने के लिए उस रात उसने जमकर शराब पी। गुलफाम को अपमानित कर भगाया गया तो फरहीन मन ही मन खुश हुई। अब वह मायके में स्वच्छंद रूप से रहने लगी। भतीजा आमिर भी बेरोकटोक उससे मिलने आने लगा। आमिर अब उसे खर्च के लिए रुपए भी देने लगा। जिस दिन माँ और भाई घर पर नहीं होते उस दिन फरहीन फोन कर आमिर को बुला लेती और मिलन कर लेती। घर में मौका न मिलता तो आमिर के साथ होटल चली जाती। एक रोज फरहीन ने बिस्तर पर मस्ती के दौरान कहा, आमिर, हम कब तक इस तरह छिपते छिपाते मिलते रहेंगे? यदि तुम मुझे अपना बनाना चाहते हो तो मुझे अपने साथ कहीं और ले चलो जहां हम खुलकर जी सकें। मई 2024 में फरहीन भतीजे आशिक आमिर के साथ मायके से भाग गई। लेकिन मायके वालों ने फरहीन के भाग जाने की जानकारी उसके शौहर गुलफाम को नहीं दी। लेकिन ऐसी बातें छिपती कहाँ हैं? एक सप्ताह बाद ही गुलफाम को पता चल गया कि फरहीन अपने आशिक आमिर के साथ फरार हो गई है। बेटी के भाग जाने की रिपोर्ट तहमीदा वारिसी ने पुलिस में दर्ज नहीं कराई। वह अपने बेटों के साथ उसकी खोज करने लगी। गुलफाम भी अपने स्तर से बीवी की तलाश में जुट गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। लगभग 3 महीने बाद फरहीन घर वापस आ गई। माँ ने डांटा फटकारा तो वह बोली, माँ, मैं आमिर के साथ धार्मिक स्थानों पर माथा टेकने गई थी। अजमेर शरीफ 1 महीने तक रही। दिल्ली, आगरा शहर भी घूमा।
इसके बाद वापस आ गई। बेटी की बात सुनकर तहमीदा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह अपने गुस्से को पी गई और फरहीन को शराफत से रहने की नसीहत दी। उसने आमिर को भी खूब खरी खोटी सुनाए और फरहीन से मिलने पर रोक लगा दी। इधर गुलफाम बीवी के बिना बेचैन रहता था। अधिक शराब पीने से उसका सब्जी का धंधा चौपट हो गया था। उस पर कर्ज भी चढ़ गया था। एक रोज उसे पता चला कि फरहीन वापस घर आ गई है तो वह उसे मनाने ससुराल पहुंच गया, लेकिन फरहीन ने उसके साथ जाने से साफ मना कर दिया। तहमीदा अब तक जान गई थी कि बेटी के कदम बहक गए हैं, सो वह भी चाहती थी कि वह ससुराल चली जाए। उसने उसे समझाया भी, लेकिन फरहीन ने शौहर के साथ जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद तो ये सिलसिला ही चल पड़ा। गुलफाम हर हफ्ते बीवी को मनाने ससुराल जाता, लेकिन वह उसे दुत्कार कर भगा देती। अगस्त के दूसरे सप्ताह में वह अपने बड़े भाई अनवर को भी साथ ले गया। अनवर ने फरहीन की माँ व भाइयों से बात की तथा फरहीन को भी समझाया, लेकिन फरहीन राजी नहीं हुई। अपमानित होकर गुलफाम व अनवर वापस घर आ गए। गुलफाम बखूबी जानता था कि फरहीन पर इश्क का भूत सवार है। वह भतीजे आमिर के प्यार में अंधी हो चुकी है, इसलिए वह उसके साथ आने को नानुकुर कर रही है। काफी सोच विचार के बाद गुलफाम ने सोच लिया कि वह आखिरी बार और फरहीन को मनाने जाएगा। यदि इस बार उसने इनकार किया तो वह बर्दाश्त नहीं करेगा और बेवफा बीवी को सबक सिखाकर ही रहेगा। इसके लिए उसने एक बांका भी खरीद लिया था। फिर वह 3 सितंबर 2024 को अपनी ससुराल पहुंच गया। उसने बड़े प्यार से बीवी फरहीन को मनाने की कोशिश की, लेकिन फरहीन ने उसकी एक नहीं सुनी। इतना ही नहीं, उसने पति गुलफाम की उस दिन भी बेइज्जती की। तब गुलफाम ने बांके से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। गुलफाम से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने मृतका के भाई वारिस की तहरीर पर बीएनएस की धारा 103 के तहत गुलफाम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और उसे विधिसम्मत गिरफ्तार कर लिया। 4 सितंबर 2024 को पुलिस ने हत्यारोपी गुलफाम को इटावा कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया। दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद है कि कहानी में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको अटपटा लगा हो। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई क्राइम की सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।